नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल जीएस भाई राम सर पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अब तक हमने जो हमारी क्लास संविधान की चल रही है यानी राज्य विस्तार की, तो उसमें हम राष्ट्रपति के बारे में देख रहे हैं। राष्ट्रपति के बारे में लास्ट क्लास में हमने अनुच्छेद 54 के बारे में देखा था, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल क्या हो। राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसमें कौन कौन सदस्य शामिल होते हैं। तो अब हम देखते हैं अनुच्छेद 55 के बारे में। 55 अनुच्छेद 55 में बात की हुई है राष्ट्रपति का जो निर्वाचन की रीति है, किस रीति से निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होती है, कौन सी पद्धति है चुनाव कराने की, वो देखेंगे हम। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति या बोले पद्धति। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है, यहाँ पर बात की गई है संविधान में कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वहां पर विभिन्न राज्यों के बीच में समानता देखी जाएगी, यानी समानता होनी चाहिए। कोई भी राज्य, दो राज्यों के बीच में या सभी राज्यों के बीच में समानता होनी चाहिए, असमानता नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज है संघ एवं राज्य के बीच में भी समानता होनी चाहिए। तो संविधान में राष्ट्रपति का निर्वाचन में विभिन्न राज्यों के बीच समानता देखी जाती है। दूसरी चीज है, अब जैसे मैंने बताया राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है तो वहां पर विभिन्न राज्यों में समानता देखी जाती है, वैसे ही संघ एवं राज्यों के बीच में भी समानता देखी जाती है तथा संघ एवं राज्यों के बीच में भी समानता देखी जाती है। अब ये समानता हम निकालेंगे कैसे, पता कैसे लगेगा इस समानता का, वो हम आगे देखते हैं। तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की रीति है वो कैसे होती है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वहां पर विभिन्न राज्यों की भी समानता देखी जाती है, समानता होनी चाहिए। दूसरी चीज है संघ एवं राज्यों के बीच में समानता होनी चाहिए। अब समानता हम देखेंगे कैसे। तो समानता देखने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे अगर एक विधायक का मत का मूल्य निकालना है, एक विधायक का मत मूल्य, अगर कोई किसी एक विधायक का मत का मूल्य निकाले यानी कितना उसकी वैल्यू है, तो वैल्यू निकालने के लिए हमें राज्य की कुल जनसंख्या में जो टोटल निर्वाचित सदस्य हैं विधानसभा के उससे डिवाइड कर देते हैं। राज्य की कुल जनसंख्या में डिवाइड कर देंगे राज्य के जो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से। निर्वाचित सदस्य राज्य की कुल जनसंख्या में अगर टोटल जो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं उससे डिवाइड कर दें इंटू 1000, तो एक विधायक का मत का मूल्य निकल आएगा, यानी एक विधायक की वैल्यू कितनी है उसके मत की।
यहां पर मैं कुल सदस्य की बात कर रहा हूं। कुल सदस्य, तो एक विधायक के मत की वैल्यू निकल आई। ऐसे ही अगर हम संसद के सदस्य की मत की वैल्यू निकालें तो वो भी हम आगे देखते हैं कैसे निकालते हैं। और जिसको समझ नहीं आ रहा वो कमेंट करके हमें बताएं। संसद के सदस्य के मत का मूल्य, अगर हम संसद का जो सदस्य है उसके मत का अगर मूल्य निकालें तो वो कैसे निकालेंगे? यह राज्य के कुल निर्वाचित सदस्य कितने हैं, सभी राज्यों के कुल सदस्यों, सभी राज्यों के जो कुल सदस्य हैं यानी विधायक हैं, में डिवाइड कर दें। अगर हम जो संसद के निर्वाचित सदस्यों से, तो एक विधायक, एक संसद के सदस्य का मत का मूल्य निकल आएगा। सभी संसद के सभी निर्वाचित सदस्य कुल सदस्य हैं, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, फिर भी कुल सदस्य। तो अब हम देखते हैं, जैसे मैंने बताया संसद के सदस्य किसी एक सदस्य का मत मूल्य निकालना है, तो सभी राज्य जो टोटल राज्य हैं उसके जो विधायक हैं उसमें अगर हम डिवाइड कर देते हैं संसद के सभी निर्वाचित सदस्यों से, तो एक संसद के सदस्य का वैल्यू निकल आएगा। जिसको समझ नहीं आ रहा है वो कमेंट करके बताएं प्लीज, जिससे हम आपकी समस्या को सुलझा सकें। अब राष्ट्रपति के चुनाव में एकल संक्रमणी एवं गुप्त मतदान द्वारा चुनाव होता है। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक एकल संक्रमणी गुप्त मतदान द्वारा होता है। ठीक है, आनुपातिक एकल संक्रमणी और गुप्त मतदान द्वारा होता है। यानी राष्ट्रपति के चुनाव है जो आनुपातिक एकल संक्रमणी और गुप्त मतदान द्वारा होता है। तो अब ये जैसे हमने बताया राष्ट्रपति के चुनाव में आनुपातिक एकल संक्रमणी और गुप्त मतदान द्वारा होता है, तो यहां पर राष्ट्रपति के चुनाव में एक निश्चित संख्या जो आवश्यक संख्या है उसको प्राप्त करना आवश्यक होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए एक निश्चित संख्या
आवश्यक संख्या प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है तो उसमें एक निश्चित आवश्यक संख्या है, उसको प्राप्त करना अनिवार्य होता है। अब जैसे निश्चित आवश्यक संख्या के बारे में हम देखते हैं कि जैसे कैसे चुनाव होता है, कैसे मतदान किया जाता है, वो भी देखेंगे। तो दोस्तों मतदान के लिए यहाँ पर क्या होता है, जो निर्वाचक मंडल है, जैसे मैंने बताया निर्वाचक मंडल में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये एवं यूटी केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित सदस्य दिल्ली पुडुचेरी के भाग लेते हैं। तो उनको एक मतपत्र दे दिया जाता है, उसमें क्रम डले होते हैं, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये वरीयता होती है। तो तुम्हें अगर पहले नंबर के राष्ट्रपति को उनको चुनाव देना हो, मतदान करना होता है, तो यहाँ पर सभी वरीयता फॉलो करनी होती हैं। जैसे पहले वाले को पहला नंबर है उसको वरीयता दी, दूसरे को वरीयता दी, तीसरे को, ऐसे मेंशन करना होता है। तो सबसे पहले जो प्रथम वरीयता वाला होता है उसको काउंट किया जाता है। अगर वो निश्चित आवश्यक संख्या को प्राप्त नहीं कर पाता तो यहाँ पर दूसरे वाले को काउंट किया जाता है, और दूसरा वाला भी अगर नहीं कर पाता है तो फिर तीसरे वाले को काउंट किया जाता है। तो इसका जो संख्या है मिनिमम, इसको स्थानांतरण किया जाता है, नंबर को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस तरीके से यहाँ पर आवश्यक होता है पूरा करना। तो अब हम देखते हैं आगे। मैंने बताया यहाँ पर वरीयता होती है, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, जितने उम्मीदवार होते हैं और उम्मीदवारों को मेंशन किया होता है तो कि आपको जो निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं वो पहले वाले को दे रहे हैं, फिर दूसरे वाले को पहली वरीयता क्या है, दूसरी वरीयता क्या है, तीसरी वरीयता क्या है, ऐसे यहाँ पर मेंशन किया होता है। तो पहली वरीयता वाले को जो मिनिमम होता है उसको काउंट किया जाता है, अगर वो पूरी नहीं कर पाता तो दूसरे में ट्रांसफर कर दिया जाता है, दूसरा अगर प्राप्त नहीं कर पाता तो तीसरे में ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन निश्चित जो आवश्यक संख्या उसको प्राप्त करना अनिवार्य होता है। अब हम देखते हैं आगे। उम्मीद कर रहे हैं सब लोगों को समझ आ रहा होगा। तो ये टॉपिक अच्छा भी है और यहां से क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं अच्छे। तो राष्ट्रपति की, जैसे हमने बताया, राष्ट्रपति के चुनाव के बाद में अगर न्यायालय इसको अवैध करार दे देता है निर्वाचन के बाद, तो जो कार्यकाल किया होता है राष्ट्रपति के द्वारा वो अवैध नहीं किया जा सकता, अवैध करार नहीं किया जा सकता। जैसे कोई राष्ट्रपति निर्वाचित हो गया और बाद में न्यायालय ने उसको इलीगल ठहरा दिया, तो उसके द्वारा जो कामकाज किया गया उसको अवैध नहीं किया जा सकता। अब हम देखते हैं आगे अनुच्छेद 56 के बारे में। थोड़ा डिटेल है, डीपली जा रहे हैं, लेकिन आपको बाउंस उम्मीद कर रहा हूं नहीं होना चाहिए। अगर बाउंस होता है तो आप बताइए हमें। अनुच्छेद 56 दोस्तों, अनुच्छेद 56 में बात की गई है राष्ट्रपति की जो पदावधि है, यानी पद की अवधि कितनी होती है उसके बारे में। राष्ट्रपति की पदावधि, तो पदावधि के बारे में बात की गई है कौन से अनुच्छेद में, 56 में, यानी 56 में। तो हम राष्ट्रपति पदावधि के बारे में, यहाँ पर पद की अवधि क्या होगी, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ, जिस दिन से राष्ट्रपति पद ग्रहण करते हैं, जिस तारीख से, तब से लेकर 5 वर्ष तक राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। तो नंबर 1, राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने की तारीख से
5 वर्ष तक कार्यकाल होता है। दूसरा बिंदु है सर यहाँ पर राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा भी हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से भी हटाया जा सकता है। अब हम जैसे महाभियोग बता रहे हैं तो महाभियोग के बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर केवल बता देते हैं कैसे पद की जो अवधि है कैसे कैसे वो धारण करते हैं, पदावधि के बारे में। अब दूसरी चीज है राष्ट्रपति साहब अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देकर भी पद को त्याग सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देकर भी पद त्याग सकते हैं। तो राष्ट्रपति त्याग पत्र देकर उपराष्ट्रपति को वो अपना पद भी त्याग सकते हैं। तो 3 माध्यम हो गए। पद धारण करने की तारीख से 5 वर्ष तक अपना पद धारण करते हैं। दूसरा महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से भी हटाया जा सकता है। तीसरा राष्ट्रपति द्वारा त्याग पत्र यानी उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर भी अपना पद त्याग सकते हैं। अब हम देखते हैं आगे। पांच वर्ष के कार्यकाल, जैसे मैंने बताया 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, उसके बाद भी अपने पद पर बने रह सकते हैं। कब? जब तक उनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले, क्योंकि संवैधानिक पद है और राष्ट्र का सर्वप्रमुख पद है। तो यहाँ पर ये अपना पद तभी त्यागेंगे जब तक वे उनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। तो आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 57 के बारे में। अनुच्छेद 57 में बात की गई है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचित कितनी बार हो सकते हैं, निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, या निर्वाचन कितने बार हो सकते हैं। तो राष्ट्रपति यहाँ पर कितने भी, राष्ट्रपति का जो पद है वो कितने भी बार कोई ग्रहण कर सकता है। वह इस पद पर कितनी भी बार निर्वाचित हो सकते हैं, तो यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। जैसे अमेरिका में लिमिट है, तो यहाँ पर लिमिट नहीं है। यहाँ पर कितनी भी बार निर्वाचित हो सकते हैं राष्ट्रपति। अब जैसे हम बता रहे हैं कितनी भी बार निर्वाचित हो सकते हैं, तो वैसे मैं बताऊं रियलिटी कि यहाँ पर जो राष्ट्रपति बहुत परिपक्व होते हैं, मैच्योरिटी, तो उनकी उम्र इतनी हो जाती है, जो व्यक्ति यहाँ पर उम्मीदवार होते हैं कि वो ज़्यादा बन ही नहीं पाते, 1 से 2 बार, बस 2 बार लास्ट।
अब हम देखते हैं अनुच्छेद 58 के बारे में। तो 2 बार अब तक जैसे मैंने बताया, अधिकतम ज्यादातर, वैसे तो यहाँ पर लिमिट नहीं है, कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं, लेकिन अधिकतम जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तो वो 2 बार निर्वाचित हुए थे। अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 58 में बात की गई राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या क्या है। राष्ट्रपति की जो पद की योग्यता है वो क्या है। राष्ट्रपति पद की योग्यता, यानी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन एक तो ये है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरी है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए अगर कोई उम्मीदवार है और वो नामांकन करता है निर्वाचित होने के लिए, तो यहाँ पर भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है, दूसरी क्वालिफिकेशन है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हूं, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हूं। यानी 35 वर्ष की उम्र हो गई हो। अगला बिंदु है वह किसी लाभ के पद पर न हो, वह किसी लाभ के पद पर न हो। अब लाभ का पद क्या होता है। लाभ का पद यहाँ पर जैसे कोई मंत्री है या किसी और पद पर है जो संवैधानिक पद है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तो वो यहाँ पर उनके लिए नहीं है। राज्यपाल है तो उनके लिए नहीं, ये केवल बात की लाभ का पद, जैसे जॉब वगैरह नहीं होनी चाहिए, उस संदर्भ में यह बात की गई है। तो ये अपवाद है, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति के जो पद हैं तो वो लाभ के पद नहीं में काउंट नहीं होंगे। अब हम आगे देखते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में जो प्रस्तावक होते हैं, तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। यानी 50 लोग तो प्रस्ताव रखें, वो 50 अनुमोदक हों। 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक का होना अनिवार्य है। तो 50 यहाँ पर तो प्रस्तावक होने चाहिए, 50 अनुमोदक होना चाहिए। अब हम देखते हैं आगे। यहां पर जमानत राशि भी होती है, तो जमानत राशि कितनी होती है वो भी हम देखते हैं। तो जमानत राशि आरबीआई में जमा की जाती है और वो जमानत राशि होती है 15,000 रुपए। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को आरबीआई में 15,000 रुपए जमानत राशि जमा करना अनिवार्य है।
यानी 15,000 रुपये जमानत राशि होती है, RBI जमा की जाती है। अगर 1/6 यानी 1/6 अगर मत प्राप्त कर लेता है उम्मीदवार, तो उसकी जमानत राशि बच जाएगी, अन्यथा वो जब्त हो जाएगी जमानत राशि। अब हम देखते हैं आगे। यहां पर एक चीज और है, जो लोकसभा के पद की योग्यता भी रखता हो, राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार लोकसभा के निर्वाचित होने की योग्यता भी रखता हो। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार लोकसभा के पद की निर्वाचित होने की योग्यता रखता हूं। यानी लोकसभा के जो पद है उसके निर्वाचित होने की योग्यता रखता हूं। ये भी क्वालिफिकेशन होना अनिवार्य है। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को ये समझ आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और विशेष तौर पर होली के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रंगों से न डरें, बल्कि रंग बदलने वालों से डरें। आप समझ गए होंगे सारे में। तो अच्छे से सेलिब्रेट करें होली को। आपके लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं।